गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल युवा सिविल इंजीनियर पे और हमारा एप्लीकेशन जहां पर आपका बिहार पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाया जा रहा है एस्पेक्ट विजन पर। आज हम लोग देखेंगे जो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 4 मैकेनिक्स का, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेक्चर नंबर 3 को जब हम लोगों ने जब देखा था, याद करो लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ाया था। फिर से एक बार क्विक रिवीजन कराता हूँ ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए और याद हो जाए, दिमाग से पढ़ कर ही याद हो जाए। कैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ते पढ़ते याद हो जाता था, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको याद करा दिया जाएगा। सबसे पहले याद करो, साइंस से अप्लाइड साइंस निकलता था और अप्लाइड साइंस से क्या निकला था, हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स निकला था। साइंस से अप्लाइड साइंस और अप्लाइड साइंस से इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 2 डिवीजन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी जब आप लोग देखोगे, देयर आर 3 टाइप्स, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड बॉडी। बट ऑन द बेसिस ऑफ मोशन देयर आर 2 टाइप्स, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता था, जब हम किसी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट पे, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उस पर कोई बल लग रहा है और क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके बारे में जब हम पढ़ाई करते हैं तब स्टैटिक्स करते हैं। स्टैटिक्स में ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना कंपलसरी है। वही बात किया जाए अगर डायनेमिक्स का, डायनेमिक्स मतलब मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है देन उस पर हम लोग फोर्स और उसके एनालिसिस करते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स के 2 भाग थे, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स, जो कि हम लोग 9th में भी पढ़े थे। याद होगा आप सभी को, 9th क्लास में फिजिक्स चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 और 2 में दिया हुआ है मोशन और फोर्स। ठीक उसी प्रकार से 2 हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक्स। काइनेमेटिक्स क्या था, इसमें भी मोशन होता है। काइनेटिक्स इसमें भी मोशन होता है, दोनों में होता है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों किसका ब्रांच था, डायनेमिक्स का। याद है आप सभी को। अब हम लोग आगे देखेंगे कि डिफरेंस क्या है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के। आज का क्लास से हम लोग मिनिमम अगर कहा जाए गेसिंग क्वेश्चन के हिसाब से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। ओवरऑल मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन आज के क्लास से। कैसे, तो अभी जो आपके पीछे ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पे सॉरी, ये क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स में। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, एसबीटी बिहार का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। और हम इसके बाद जो कराएंगे क्वेश्चन वो भी 4 मार्क्स का ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, हर चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिखाते हुए और अच्छे तरीके से समझाते हुए आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले है हमारा डिफरेंस बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। आप लोग हमारा नाम जान ही चुके होंगे, 3 क्लास करते करते। मेरा नाम धीरज सर, मैंने डिप्लोमा और बीटेक दोनों सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से किया है। ये आप सभी को आप भली बात पता चल चुका होगा। तो देखते हैं काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या क्या डिफरेंस है। आप लोग भी क्या करना है, इसको कॉपी में लिखना है, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है और वैल्यू रखता है 4 मार्क्स। ठीक है, क्या क्या है तो देखो, एक एक पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला पॉइंट पे देखते हैं, पहला में क्या है हमारे पास, काइनेमेटिक्स। याद होगा इसमें भी मोशन, इसमें भी मोशन, दोनों में हमारा गति होता है। इंग्लिश से घबराना नहीं, सबका हिंदी समझाएंगे, दिमाग में घुसाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है। काइनेमेटिक्स मतलब मोशन होगा इसमें भी। क्यों होगा, क्योंकि इसका क्या था, डिवीजन था किसका, डायनेमिक्स का। ये भी डिवीजन किसका था, डायनेमिक्स का। इसमें भी मोशन होगा। लेकिन अंतर क्या था, कहता है इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट रेफरेंस और विदाउट काउज ऑफ मोशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछले भी क्लास में पढ़ा था कि हम लोग काइनेमेटिक्स में कभी भी काउज ऑफ मोशन या रेफरेंस लेके नहीं चलते हैं। मतलब इस काइनेमेटिक्स में हम लोग ये नहीं पता करते हैं कि हमारा मोशन हुआ तो हुआ क्यों, रीजन पता नहीं करते हैं कि मोशन यहाँ से अगर वहाँ तक हमारा कोई ऑब्जेक्ट गया तो क्यों गया,
आपको पता है आंसर, किसी बल के कारण गया, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कौन कौन बल के कारण वो ऑब्जेक्ट यहां से वहां गया, इसके बारे में हम लोग पता नहीं करते हैं। एग्जाम्पल समझ में आया? जैसे हम यहां पर खड़े हैं, हम यहां से कुछ दूर आगे चल के आए, ठीक है, चल के आए, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग ये पता करेंगे कि हम कितना डिस्टेंस गए, यहां से वहां तक जो गए कितना डिस्टेंस हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना वेलोसिटी से गए, इनिशियल वेलोसिटी कितना था मेरा, फाइनल वेलोसिटी कितना था जब वहां पहुंचे, टाइम कितना लगा यहां से वहां तक पहुंचने में। समझ में आया? कहीं पर भी बल का पता नहीं करेंगे कि किस बल के कारण हम इस पोजीशन से उस पोजीशन पे गए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ काउज ऑफ मोशन को पता नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात किया जाए काइनेटिक्स में, काइनेटिक्स को देखो ध्यान से, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ मोशन विथ रेफरेंस और विथ काउज ऑफ मोशन। हम लोग जो काइनेटिक्स पढ़ेंगे उसमें हम लोग स्टडी ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कब? जहां पर हम लोग रेफरेंस लेके काउज ऑफ मोशन को कंसीडर करते हुए कि कोई ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है, अगर वो मूव किया तो क्यों किया, कौन कौन फोर्स के कारण वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर जा रहा है, कौन कौन बल के कारण। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। अगर किसी को डाउट है, जो भी बच्चे कोर्स परचेज किए हुए हैं उनका ग्रुप बन जाएगा 1-2 दिन में, वो इस कोई भी डाउट आएगा इससे पहले नंबर से भी तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलो आते हैं नंबर 2 पे। इन दिस मोशन पार्टिकल मूव इन एनी डायरेक्शन। पहला पॉइंट इसमें क्या है? इन दिस मोशन बॉडी मूव इन फिक्स डायरेक्शन। कहता है हमारे पास काइनेमेटिक्स में जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है, अगर उस पर हम बल लगाए तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मान के चलो हम यहाँ पर कोई बल लगा रहे हैं, ध्यान से समझना, ये कोई एक हमारा ऑब्जेक्ट है, यही अगर काइनेमेटिक्स के यहाँ से बल लगाए, ठीक है। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन बल है, कितना बल है, ये पता नहीं है, क्योंकि हम काइनेमेटिक्स में पता नहीं करते हैं। कोई भी बल लगाए तो ये जो है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है हमारा, किसके अंदर? काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन वही बात किया जाए काइनेटिक्स में तो ये हमेशा और हमेशा अगर हम किसी काइनेटिक्स के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को बल लगाते हैं तो वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही मूव करेगा। समझ में आया बात को? यहाँ पर हम लोग क्यों नहीं फिक्स डायरेक्शन में मूव किया पहले वाले में? क्योंकि देखो हमको तो पता ही नहीं है कि बल कहाँ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है। पहला में तो पता ही नहीं था, और जब पता ही नहीं है आपको कि बल कौन लगा रहा है, कहाँ पर लग रहा है, कितना बल लग रहा है, तो ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। समझ में आया बात को? यहाँ तक क्लियर है? बात को याद रखना है। अब आओ नंबर 3 पे। इट डील्स विद डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑफ टाइम। काइनेमेटिक्स जो है किससे किससे डील करेगा? वो डिस्प्लेसमेंट से, एक्सेलरेशन से, किसी टाइम पे। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने जो एग्जांपल दिया था कि अभी हम यहाँ खड़े हैं, कुछ देर के बाद यहाँ से वहाँ जाके बैठ गए, तो काइनेमेटिक्स में क्या क्या पता चलता है? डिस्प्लेसमेंट पता चलता है, एक्सेलरेशन पता चलता है, टाइम पता चलता है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ये सभी चीज़ों के बारे में हम लोग काइनेमेटिक्स में पता करते हैं। लेकिन वही अगर बात किया जाए काइनेटिक्स में, तो काइनेटिक्स में वन एंड ओनली हम लोग फोर्स के बारे में पता करते हैं, और फोर्स के पास क्या क्या रहता है? मैग्नीट्यूड रहता है, टाइम के बारे में भी पता करते हैं, डायरेक्शन के बारे में भी पता करते हैं। तो मतलब क्या हुआ? काइनेटिक्स में मेरा मैग्नीट्यूड एंड टाइम दोनों से डील करेंगे, लेकिन वही अगर बात किया जाए काइनेमेटिक्स में तो इसमें वन एंड ओनली डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, ये सभी चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। नंबर 4, काइनेमेटिक्स में जो क्या होता है, इसमें 3 डिग्री ऑफ जनरल मोशन, इसके बारे में सुनो। काइनेमेटिक्स में 3 डिग्री ऑफ जनरल मोशन होते हैं। 3 डिग्री ऑफ जनरल मोशन। व्हाट डू यू मीन बाय 3 डिग्री ऑफ जनरल मोशन?
आप लोग क्लास 9 की याद करो, क्लास 9 में आप लोग एक चीज़ पढ़ते होगे। क्या चीज़ के पढ़ते होगे? एक फार्मूला, ये वाला फार्मूला याद है, V बराबर U प्लस AT। ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। जी हाँ सर, याद है, सभी को याद होना चाहिए। S बराबर क्या होता है? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। 2 ये हो गया। तीसरा क्या था? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS। ये तीसरा फार्मूला। तो क्या हुआ? 1 2 3। तो काइनेमेटिक्स में क्या होता है? 3 डिग्री ऑफ जनरल मोशन होते हैं, जो कि कौन कौन है? V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बराबर 2AS, जो कि हम लोग क्लास 9 में पढ़ते हुए आए थे। लेकिन इसमें कोई भी जनरल मोशन के लिए हमारे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, इसमें कोई भी पास नहीं करता है। ठीक है, इसमें होता है 3 और इसमें 1 भी नहीं होता है, याद रखना है। पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ। इन दिस मोशन पार्टिकल डज नॉट पासेस थ्रू डिग्री ऑफ फ्रीडम इन जनरल मोशन। आपको इस तरीके से याद रखना है। 5वां नंबर देखिए, इट रिफर्स टू द रिलेशनशिप विद पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन विद टाइम। देखो तो किससे किससे रिलेशनशिप है? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम। आया रिलेशन? डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन, टाइम। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो तो पोजीशन मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस। ये जो डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का टाइम के साथ रिलेशन है कि नहीं हमारे पास? जी हाँ है सर, आपको याद होना चाहिए। तो यही सब डिफरेंस है। लेकिन इसमें जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन और टाइम के साथ, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। तो ये आपका जो है बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन था एग्जाम का, ठीक है, जो कि 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो मैं अब थोड़ा सा साइड हटूंगा और आप लोग को क्या करना है? वीडियो को पॉज करना है और इस पूरा को लिख लेना है पहले, तब जाके आगे वाले चीज़ों को पढ़ना है। समझ में आया जहाँ तक? अगर दिक्कत हो पहले कॉपी में लिख लो इसको, जहाँ डाउट हो पीछे कॉपी को उल्टाना, वहाँ अपना डाउट लिखना, कौन सा चैप्टर से है, कौन सा लेक्चर नंबर से है, और उसको हमको भेजना। जो भी डाउट होगा कॉल पे, व्हाट्सएप पे आपसे संपर्क करके आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप लोग जल्दी से इसको लिखो, ठीक है। चलो आप लोगों ने पहले वाला लिख लिया, अच्छे से पाउच करके लिख लो। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमारा टॉपिक क्या है? रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। रिजिड बॉडी कहाँ से आया था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के 3 डिवीजन थे, याद है? कौन कौन था? रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी और एक क्या नाम था? फ्लूइड बॉडी। 3 टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, रिजिड बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड बॉडी। तो उसमें से हम लोग पहला ही सिर्फ जानेंगे रिजिड बॉडी के बारे में, डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड बॉडी के बारे में आगे जानेंगे। बस अभी ये जानना है रिजिड बॉडी के बारे में, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी आगे जाने होगे आप लोग, धीरे धीरे इसी से समझा देंगे, ठीक है। देखो क्या कहता है रिजिड बॉडी, ए रिजिड बॉडी में बी डिफाइंड एज ए बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। ये जो क्वेश्चन लिखा रहे हैं रिजिड बॉडी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो पढ़ने के साथ साथ आपको भी दिमाग में रहना चाहिए कि कौन क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा, कौन क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा, कौन क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा। तो आपको ये दिमाग में रखना है। आपको याद है कि नहीं, आपका जो एग्जाम होता है किस टाइप से होता है? 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन, 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन, 1 मार्क्स का भी। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में है, ठीक है। तो क्या कहा? एक रिजिड बॉडी वैसे बॉडी को कहते हैं जब उस पर कोई भी बल लगाए तो बल लगाने के बाद उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए। उस पर जैसे ही हम लोग बल लगाए तो उसका शेप और साइज चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हम लोग बोलेंगे बल लगाया, तो बल लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट का जो साइज था, मान के चलो 10 था, तो 10 ही रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए।
मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरा हार्ड है, और हार्ड रहेगा तो रिजिड रहेगा मेरा। समझ में आया बात को। और देखो रिजिड बॉडी कभी भी मूव नहीं कर सकता है जब, ठीक है, वो उसका शेप और साइज चेंज तो नहीं होगा, मूव करेगा लेकिन मूव करने के बावजूद उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा। तो हम सिंपली भाषा में कहते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोगों ने बल लगाया और उसका शेप, साइज, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग कौन बॉडी बोलेंगे? रिजिड बॉडी के नाम से जानेंगे। समझ में आया बात को? क्लियर है? तो ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट पे अभी फिलहाल टाइम के लिए मैंने बल लगाया, क्या इसका शेप साइज चेंज हो गया होगा? आप कहोगे सर आपने तो कम बल लगाया ना। ठीक है, जितना भी बल लगाए है तो बल, समझ में आया बात को, अभी लगाए तो इसका शेप साइज चेंज नहीं हुआ तो ये रिजिड बॉडी हो गया। आप कहोगे सर हम ज़्यादा बल लगा देंगे तब तो ये ब्रेक होगा। हाँ, उस लोड के लिए जैसे मान के चलो हम 10 लगाए, अभी 10 लगाए कुछ नहीं हुआ तो 10 न्यूटन के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या है? रिजिड बॉडी है। अब मान के चलो तुम 100 लगा दो तो 100 लगाएगी तो ये टूटेगा ही ना। तो 100 के लिए ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? 100 न्यूटन फोर्स के लिए डिफॉर्मेबल बॉडी। क्योंकि डिफॉर्मेबल किसको कहते हैं? फोर्स लगाए और उसका शेप साइज कुछ भी चेंज हो जाए, कुछ भी, तो उसको डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, तो उसको भी बस जानना है, उसके बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, वो आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत थी, आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिस पे हम लोग बल लगाए तो उसका शेप, साइज, एरिया, वॉल्यूम कुछ भी चेंज नहीं हो। एक और इसको समझने के लिए हम लोग बताते हैं रिजिड बॉडी के बारे में एग्जाम्पल के तौर पे। मान के चलो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है। तो कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट होगा तो वो पार्टिकल से बन के बना होगा, पार्टिकल जिसको अणु के नाम से कहते हैं, एटम, एटम से मिलके बना होगा ये। तो एटम जो होगा यहाँ पर क्लोज होगा सभी का भी, सभी सॉलिड है तो क्लोज होगा हमारे पास। ठीक है, और जब इस पे बल लगाओ, अगर इस पे हम लोग बल लगाए और इसका दो एटम के बीच का डिस्टेंस अगर चेंज नहीं हो तब भी हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी। तो ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हो किसी को अच्छे तरीके से समझाने के लिए। पढ़ाई ऐसा करो कि किसी को समझा सको। ठीक है, तो दो एटम के बीच का अगर डिस्टेंस अगर चेंज नहीं होता है बल लगाने के बाद भी, तब ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडी के नाम से जानेंगे। क्लियर है? कॉपी में लिख लो अच्छे से। ठीक है, हम बच्चे को इस तरीके से पढ़ाते हैं कि वो जाने कि हम क्या कर रहे हैं। मतलब आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो कॉलेज के बारे में भी जानो, पढ़ाई के तौर तरीके के बारे में भी सीखो। ठीक है, अब कहता है आपके पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन ए रिजिड बॉडी। अगर आपके पास रिजिड बॉडी है तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? आपके लिए नया होगा ये शब्द इक्विलिब्रियम, लेकिन आगे भविष्य में ये आपको ये वर्ड बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेगा, इसलिए अभी से दिमाग में रखो इक्विलिब्रियम। सेकेंड चैप्टर भी आपका इक्विलिब्रियम ही है। ठीक है, तो रिजिड बॉडी पे इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन का ये मतलब होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जिस जगह पे है उसी जगह पे रुका हुआ है, कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। जैसे हम यहाँ के इसी तरह खड़े हो गए, अब हम मूव ही नहीं कर रहे हैं 1 साल तक या 2 महीना तक मान के चलो, तो हम क्या हो गए? इक्विलिब्रियम हो गए। हम इधर से कोई बल भी लगाया फिर भी हम नहीं मूव किए तो हम क्या है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हैं। इक्विलिब्रियम कंडीशन वैसे कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट मेरा है मूव नहीं करे, नेट फोर्स, क्या वर्ड यूज किए हैं? नेट फोर्स इक्वल टू 0 अगर हो जाए तब वैसे कंडीशन में हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं करेगा। चिंता नहीं करो, सेकेंड चैप्टर में हम लोग इसको अच्छे तरीके से देखेंगे, क्योंकि यही हम लोगों को पढ़ना है। वो जब पढ़ाएंगे तब हम लोग वहाँ सीरियली बाइट जाएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के और क्या क्या कंडीशन होते हैं, सभी चीज़ों को जानेंगे। अभी फ़िलहाल जो हम लोग देखेंगे कि कोई एक रिजिड बॉडी है, उस रिजिड बॉडी को
हम लोग को पता है कि रिजिड बॉडी में हम जब भी बल लगाएंगे उसका शेप साइज चेंज नहीं होगा, दो एटम के बीच का डिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। वैसे ऑब्जेक्ट को जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रहता है तब क्या क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलो देखो, तीन कंडीशन है यहाँ पर, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। द अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन इन देयर प्लेन इज जीरो। पहला क्या बोला है यहाँ, हॉरिजेंटल डायरेक्शन, दूसरा क्या बोला है, वर्टिकल डायरेक्शन, और तीसरा क्या बोला है हमारा, अबाउट ए प्लेन। द अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्स अबाउट ए पॉइंट इन देयर जीरो, ठीक है। सम ऑफ मोमेंट, स्पेलिंग सही कर लेना यहाँ, मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्स। तो देखो पहले में हम लोग क्या निकाले हैं, पहला में देखो फोर्स, दूसरा में फोर्स, लेकिन तीसरा में क्या है हमारे पास, मोमेंट। पहला फोर्स कौन सा डायरेक्शन में है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तीसरा मोमेंट किधर है, अबाउट ए पॉइंट है। देखो कैसे कैसे जोड़ रहे हैं हम, अबाउट ए पॉइंट, फोर्स, ठीक है। इस तरीका से दिमाग में घुसाओ, पहले दिमाग में घुसाओ, समझाने का मैं समझाऊंगा अच्छे से, पहले सोचो क्या क्या लिखा हुआ है। और देखो सभी जगह एक वर्ड लिखा हुआ है, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मतलब क्या होता है, अलजेब्रा, प्लस माइनस सभी का खेल करते हुए। देखो समझते हैं बात को अब इसको, कि कहना क्या चाह रहा है ये तीनों बात हमको। ध्यान से देखो, हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने यहां से 10 न्यूटन बल लगाया, 10 न्यूटन बल लगाया, ठीक है। ध्यान से समझ रहा है बात को। हमको पता है, ये मैंने बोल दिया ये रिजिड बॉडी है। अब ये 10 न्यूटन का मैंने बल लगाया, और ये भी मैं बोल रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रिजिड बॉडी है, ये मूव नहीं करेगा यहां से। अब सिंपली समझो, ये जब मूव ही नहीं करेगा तो ये इसी पोजीशन पे रह जाएगा। तो बताओ अपोजिट फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पर, 10 न्यूटन ही। अपोजिट फोर्स भी कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन ही। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने से अगर 10 लगाओ तो अपोजिट साइड से भी कितना लगता है, 10 ही लगता है। अब समझो कि तुम यहाँ से क्या करो, 20 लगा दो, और यहाँ से भी लगा दो 20। अब देखो तो जोड़ो तो ओवरऑल कितना फोर्स लग रहा है आपको, देखो तो 10, 30 इधर लग गया, प्लस में इस बगल लग रहा है 30 इधर भी, तो दोनों को प्लस माइनस करो, 30 प्लस माइनस 30 बराबर 0। क्योंकि देखो आपका एरो का साइन इधर से दे देते हैं, हाँ ठीक है, एरो का साइन, मतलब क्या बात, 30 आपको इस बगल से लग रहा है तो 30 आपको अपोजिट साइड से भी लग रहा है। सिंपली सोचो, आप यहाँ एक जगह खड़े हो, इधर से आया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी आया 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो बीच में आप तो चिपकोगे ही ना, आप तो मूव तो नहीं करोगे, एक ही जगह बस खड़े रहो, क्योंकि दोनों बगल से क्या लग रहा है, सेम फोर्स लग रहा है। तो इधर से मानो प्लस और इधर से मानो माइनस, और दोनों को करेगा तो 0 आएगा। तो वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ कि इधर से जो आया उसको मान लिया प्लस, और इधर से जो आया मैंने मान लिया माइनस, तो मेरा ओवरऑल 0। तो हमेशा याद रखना है कि कभी भी, और ये कैसा डायरेक्शन है, ऐसा वाला हॉरिजेंटल, ऊपर वाला वर्टिकल होता है। तो हमेशा याद रखना है, कभी भी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, मैंने क्या बोला, अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में सबमिशन ऑफ ऑल द फोर्स, देखो तो मैंने यहाँ एगो फोर्स, 2 फोर्स लिया, सभी को क्या किया, अलजेब्रिक के जैसे जोड़ दिया। कैसे जोड़ा मैंने, 10 प्लस 20 माइनस 10 माइनस 20, क्या क्या, अलजेब्रा के जैसे मैंने जोड़ दिया। और अलजेब्रा के जैसे जोड़ने के बाद फोर्स किस डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जब मैंने जोड़ा, तब क्या आंसर आया हमारे पास कि x का वैल्यू आपका क्या है, 0 ही है। क्लियर है बात को समझने में। ठीक उसी प्रकार से जब आप वर्टिकल का करोगे, जैसे कि एग्जांपल लेके सोचते हैं,
कि एक ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ, ठीक है, आपने यहाँ से लगाया 10, फिर लगाया आपने 20, और ऊपर से भी आ रहा है 10, ऊपर से भी आ रहा है 20, तो अलजेब्रिक करो। देखो तो ये वर्टिकल है कि नहीं, ऊपर नीचे है, वर्टिकल है, तो इसको भी करेंगे तो 10 + 20 - 10 - 20, तो क्या अलजेब्रा के जैसे पहले जोड़े, किस डायरेक्शन में जोड़े, वर्टिकल डायरेक्शन में। क्या चीज को जोड़े, तो फोर्स को जोड़े। वैल्यू कितना आया, 0 आया आपका। समझ में आया बात को। तो याद रखना है कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो तब जब हम वर्टिकल फोर्स को जोड़ोगे तब भी 0, हॉरिजॉन्टल फोर्स को जोड़ोगे तब भी 0, सभी को, ठीक है। द लास्ट पॉइंट है द अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट। अब आपके मन में आया गया क्वेश्चन कि सब मोमेंट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट। तो मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्पेलिंग लिख देते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है भाई, न्यूटन होता है। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो मोमेंट का यूनिट क्या चल गया, न्यूटन मीटर। याद रहेगा फॉर्मूला। मोमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स बल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर। कैसे, मान के चलो ये एक आपका बल लग रहा है 10 न्यूटन, ध्यान से समझो बात को। यहाँ 10 न्यूटन का एक बल लग रहा है इस डायरेक्शन में, और आपका पॉइंट है यहाँ A, और यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा है। मान के जो इस पॉइंट और इस लाइन के बीच में, ये पॉइंट और इस फोर्स के बीच का डिस्टेंस है 6 मीटर। कितना डिस्टेंस है, 6 मीटर है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा इस फोर्स का, ध्यान से सुनो, इस बल का मोमेंट किसके, ए पॉइंट के अबाउट, मैंने क्या बोला, 10 न्यूटन बल का मोमेंट, ध्यान से सुनो समझो, बल का मोमेंट, ठीक है, 10 न्यूटन बल का मोमेंट कहां पर, ए पॉइंट पर कितना होगा, कहां पर, ए पॉइंट पर, ठीक है। और हमको फॉर्मूला पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, 10 न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो तो ये वाला पॉइंट और ये वाला जो लाइन है इसके बीच में ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर, 10 फोर्स हो गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 हो गया 60, और यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से इसी ऑब्जेक्ट पे जब हम सभी का मोमेंट निकालेंगे, ये तो एक फोर्स का मोमेंट हुआ, समझ में आया बात को। इसी तरह देखो 20 का निकालेंगे, फिर 10 का निकालेंगे, फिर 20 का निकालेंगे, और फिर तब आप जब सबको जोड़ोगे तो फिर वैल्यू कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसको सीधा याद करने की जो तरीका होती है, सिग्मा ऑफ fx 0, सिग्मा ऑफ fy 0, सिग्मा ऑफ ma बराबर 0। ये 3 कंडीशन आपको जिंदगी भर याद रखना है, जिंदगी भर। ये सभी चीज़ धीरे धीरे और आगे आपको मिलेंगे जब इक्विलिब्रियम हम फिर से पढ़ाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपको पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में। तो थोड़ा मोड़ा उसके बारे में आपको यहाँ बताते हुए भी जा रहे हैं ताकि दिमाग अभी से खुलते रहे आपका। तो ये जो 3 कंडीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज ए इंजीनियर आपको याद होना चाहिए ये सारा चीज़ दिमाग में, कि कभी भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहता है तो हमारे पास fx बराबर 0 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, fy बराबर 0 वर्टिकल डायरेक्शन में, मोमेंट एट एनी पॉइंट बराबर 0 ही होगा। क्लियर है बात को समझने में, क्लियर है। तो मैं हट रहा हूँ, तभी मैंने रिजिड बॉडी के बारे में लिखाया था वो मिटा दिया हूँ, तो आप लोग बैक करके उसको भी लिख लेना है। क्लियर है बात को समझने में। तो आगे बढ़े हम लोग, चलो आप लोग जल्दी से यहाँ तक इसको भी लिख लो, आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल मास है, ठीक है। इससे भी 2 मार्क्स आप लोगों को आया हुआ है, ठीक है, 2 मार्क्स आया हुआ है।
आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे या मैं आपको स्क्रीनशॉट या फोटो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा, तो उसमें देखना कि 1 मार्क्स में मास भी पूछा है, व्हाट डू यू मीन बाय मास, व्हाट डू यू मीन बाय वेट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों को। इसलिए सोचा मैं भी इसको भी लिखाते हुए चलूँ, हर चीज़ों को एक एक करके। तो आप लोग मेरे ख्याल से इसको पता होगा, फिर भी एक क्विक रिवीजन हम लोग इसको देखते हैं। मास क्या है? मास इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है, मेन प्रॉपर्टी या इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, जो कि क्या होता है? मास होता है। ये क्या होता है? मास ऑफ बॉडी एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कॉन्टेन। इस ऑब्जेक्ट में कितना मैटर मतलब पदार्थ है इसके अंदर, उसी को कहा जाता है मास। जैसे आप सभी को बचपन से पता होगा, हमारा शरीर जो है, हम लोग इंडिया में जो भी नापते हैं वो क्या नापते हैं? वेट नापते हैं, सॉरी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में कितना पदार्थ है, कितना मैटर कंटेंट है, उसी को कहा जाता है मास। लेकिन वही बात किया जाए अगर वेट का, तो द वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू अर्थ। तो हम लोग जो अर्थ पे अभी हैं, इस अर्थ पे रहने के कारण जो हमारा मास ऑफ द बॉडी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सर्ट होता है डाउनवर्ड के डायरेक्शन में, उसी को कहा जाता है वेट। तो देखो, वेट ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड। जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड होता है अर्थ पर, उसके कारण जो हम लोग वेट करेंगे हमारा अपना बॉडी को, उसको बोला जाता है वेट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू जी। m का मतलब मास, m का मतलब क्या हो गया? यहाँ मास हो गया यहाँ पर, और g का क्या हो गया आपका? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये हमेशा किधर लगेगा? वेट डाउनवर्ड की ओर, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, ये थोड़ा एक नया वर्ड है आप सभी के लिए, बस इसको सुन लो। व्हेन द मास ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड, देखो मास को मेजर कर रहे हैं अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। हम लोग अर्थ पे हैं और मास को मेजर कर रहे हैं, बट बॉडी इज नॉट मोशन। हम अगर स्थिर हैं, देखो अगर चुपचाप ऐसे खड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद हम अपना मास को नापा जाए, वेट को नहीं, मास को नापा जाए, हम अगर मोशन में नहीं हैं, तब जो मास को नापेंगे, तब उस मास को कहेंगे ग्रेविटेशनल मास। और इसको दिखाते किससे हैं? mg से। याद रखना, किससे दिखाते हैं? mg। और वेट को w से, मास को m से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अब जो हम लोग ये नेक्स्ट लिखाएंगे, तो डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, और वो आज का लास्ट क्लास होगा आज का, ठीक है। तब हम लोग दूसरे क्लास में, जो कल का क्लास होगा, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये तीनों समझ में आ गया होगा कि मास क्या है, वेट क्या है, ग्रेविटेशनल मास क्या है। तो आगे बढ़े हम लोग, तो जल्दी से आप लोग, हम साइड हट रहे हैं, पहले इसको भी आप लोग लिख लो जल्दी से। तो चलो अब हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। मैंने बताया था ना क्लास शुरू होने से पहले कि क्वेश्चन जो आएगा आप लोगों को आज का क्लास से 8 मार्क्स का अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन आ सकता है। 8 मार्क्स वैल्यू है कि नहीं 70 में 8 मार्क्स का। तो इसमें है डिफरेंस क्या क्या है मास और वेट के बीच में, ठीक है। तो मास में क्या कहता है? द मास ऑफ द बॉडी इज सेम एवरीवेयर। आप अपना मास को कहीं भी लेके चल जाओ, चाहे अर्थ पे, चाहे मार्स पे, चाहे मून पे, आपका जो मास है वही का वही रहेगा। मास कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन वेट का बात कहे तो वेट जो है, वेट ऑफ द बॉडी में वेरी फ्रॉम, देखो यहाँ लिख दिए वेरी, वेरी मतलब चेंज होना, VARY, ठीक है, यहाँ स्पेलिंग सही, VARY, वेरी मतलब चेंज होना, लिख भी देते हैं चेंज, वेरी मतलब चेंज। तो क्या होता है? वेट क्या होता है? चेंज होते रहता है प्लेस टू प्लेस। अर्थ पे अलग होगा, मून पे अलग होगा, मार्स पर अलग होगा। अगर मेरा वेट अगर 60 है अर्थ पे, 60 kg अगर तुम्हारा अगर वेट है, वजन है जमीन पर, तो चांद पर कितना होगा? तो 1/6 कर दो 10th। समझ में आया बात को?
1/6 या 1/10 के लगभग ही रहता है, ऐसे ही। समझ में आया बात को? तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर प्लेस टू प्लेस हमारा वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, चेंज होते रहता है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, ठीक है। क्योंकि अर्थ पर ग्रेविटी का वैल्यू 10 लेते हैं, 9.8 अप्रोक्सीमेटली, और कहीं जाएंगे तो अलग लेंगे। इसी टाइप से हर जगह अलग अलग होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो मास के पास ओनली और ओनली मैग्नीट्यूड होता है। अगर आपको मास का यूनिट बोले तो जैसे कि 5 kg बोल दिए, तो ये क्या है, 5 सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड। 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है, याद रखना बात को। केजी क्या है, यूनिट है। तो इस मास में हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट को देखें, मैग्नीट्यूड और यूनिट। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए वेट क्या है, तो वेट क्या है, उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों हमारा रहता है, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें तो 5 न्यूटन नाम के देंगे, और न्यूटन जैसे ही आ गया तो समझ आना वेट है, और वेट है तो हमारा डायरेक्शन होगा ही होगा। क्यों डायरेक्शन होगा? क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है एफ का, ma, समझ में आया बात को, न्यूटन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर सॉरी W बराबर क्या होता है, mg। m क्या है, स्केलर क्वांटिटी मास है, g क्या है, ग्रेविटी है, और ग्रेविटी का डायरेक्शन होता है जो कि डाउनवर्ड होता है, नीचे की ओर होता है। तो समझ गया यहाँ पर कैसे हुआ ये वेक्टर हमारा। देखो कैसे हुआ, W बराबर m इंटू जी, m स्केलर, g वेक्टर, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, ये ओवरऑल हमारा वेक्टर में ही जाता है। तो इसलिए मैंने भी लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। SI यूनिट इसका किलोग्राम होता है, और SI यूनिट इसका न्यूटन, या ये वाला समझो कैसे होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे होता है। देखो यहाँ पर W बराबर मैंने mg लिखा, m का होता है kg, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन का यहाँ बात करो तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होता है कि नहीं, हो गया बात को। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मास इज मेजर ऑफ बॉडी इनर्शिया। हमारा जो इनर्शिया है बॉडी का, इनर्शिया का मतलब समझता है, याद करो हम लोग जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं वही हमारा इनर्शिया यहाँ पर कहलाएगा। कैसे, समझो बात को, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैं, हम सिंपली समझो हम ऑब्जेक्ट हैं, तो हम तब तक रेस्ट पे रहेंगे जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स आके हम पे ना लगे। तो जब तक हम लोग रेस्ट पे रहेंगे वही हमारा इनर्शिया हो गया। एक ऑब्जेक्ट जो है चले जा रहा है, जैसे बाइक चलाते हो तो कैसे वो चले जा रहा है, तब तक वो मोशन में रहता है जब तक वो ब्रेक नहीं लगाता है। तो वो जो चलते रहा है वो उस टाइम को वहाँ पर इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो ये बॉडी का इनर्शिया एक अलग होता है, समझ में आया बात को। लेकिन अगर हम लोग बात करें वेट का, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, और वेट जो है हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि मास को जो मेजर करते हैं किस में करते हैं, बॉडी के इनर्शिया के रूप में, जो बॉडी का सिंपली इनर्शिया है। लेकिन वेट ऑफ द बॉडी इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के कारण हम लोग यहाँ मेजर करते हैं, और हमेशा वेट कहाँ लगेगा, तो डाउनवर्ड की ओर लगता है। तो आई होप आप लोगों का आज के क्लास में पूरा तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स का डिफरेंस, ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन रिजिड बॉडी, मास, वेट, ग्रेविटेशनल मास, और मास और वेट के डिफरेंस के बारे में जाना है। तो इतने सारों चीज़ों के बारे में जाना है। तो आई होप आप लोग इन सभी चीज़ों को कॉपी में लिख लेना है, अच्छे से नोट्स बनाना है मैकेनिक्स का प्रॉपर, ताकि आपको 3 साल बाद दोबारा उल्टा कर ना पढ़ना पड़े, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू वंस अगेन। जो भी आप लोग बच्चे कोर्स परचेज नहीं किए हैं वो जल्दी से कर ले, और पढ़ने में तब मज़ा आएगा जब आप लोग को भी अगर पढ़ाई अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग भी अपने सर्किल के दोस्तों लोगों को बात करो, ताकि वो लोग भी एक साथ हो जाए, मतलब आप और आपके दोस्त लोग भी। और तब जब पढ़ाई हम मेरे साथ करोगे, तब डिस्कशन जब होगा कॉलेज के अंदर, तब और मज़ा आएगा। तब जब हम आपको होमवर्क देंगे तब आप लोग भी बनाओगे, तो सब दोस्त मिल के बनाओगे, 1 नंबर तैयारी करवाएंगे आप लोगों को, एग्ज़ाम नहीं एग्ज़ाम से ऊपर तैयारी करवाएंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वंस अगेन, जल्दी जल्दी परचेज करो कोर्स। थैंक यू।